तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा जैसा कि आप जानते हो ये है हमारा लेक्चर नंबर 3 किसका, प्रिज्म का। तो जैसे मैंने जब आपको प्रिज्म पढ़ाना शुरू किया था ना, तभी मैंने आपको बता दिया था कि बेटा प्रिज्म इतना ज्यादा वास्ट टॉपिक है कि उसको एक लेक्चर में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। और मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा कम से कम भी नहीं तो 2.5 घंटा या उससे भी ज्यादा मैं आपको प्रिज्म पढ़ाने वाला हूं, है ना। 3 घंटा कम से कम मैं आपको प्रिज्म पढ़ाने वाला हूं। तो इस क्रम में जो पहले 2 वीडियोस थे वो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी हैं। अगर नहीं देख कर आए हो तो ऊपर लिंक दे दूंगा मैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में तो लिंक पड़ा ही है, जाना और उसे देख कर आना, है ना। पहले लेक्चर में मैंने आपके साथ प्रिज्म के जो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं उनकी चर्चा करी, एंगल ऑफ डेविएशन की चर्चा करी, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने तुम्हें इसके ऊपर कराए, है कि नहीं यार। और जो सेकंड लेक्चर था उसमें मैंने लेवल और थोड़ा सा बढ़ाया और थोड़े से और एडवांस कंसेप्ट की मैंने आपके साथ चर्चा करी। मैंने आपको ग्राफ बनाना सिखाया कि एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस में ग्राफ कैसा होता है, और प्रिज्म का टीआईआर के साथ मिलाकर क्वेश्चन कैसे किया जाता है, और भी बहुत सारे ढेर वैरायटी के क्वेश्चन मैंने तुम्हें उसमें कराए। और बेटा आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो प्रिज्म की एकदम लास्ट वीडियो होने वाली है, और आज हम लोग बात करेंगे बेटा डिस्पर्शन की। किसकी बात करेंगे? डिस्पर्शन की बात करेंगे। और कुछ छोटी छोटी चीजें मैं जैसे मैं कवर करूंगा, फॉर एग्जांपल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं ये भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया ढंग से भाई साहब कॉपी और पेन लेके बैठना एकदम ढंग से, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाओगे ना तो मेरे पढ़ाने का और तुम्हारे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। बात समझ आ गई है ना। चलो आ जाओ, देखो सुनो, शुरू करते हैं अपन डिस्पर्शन के साथ। ओके डिस्पर्शन, ओके ई डिस्पर्शन का होता है सर, है ना। चलो आ जाओ डिस्पर्शन बताता हूं तुम्हें। सुनो, जानते हो बेटा आचार्य वराह मिहिर द्वारा लिखित एक बहुत ही बढ़िया ग्रंथ है जिसे कहा गया क्या, बृहद संहिता। तो बृहद संहिता ये लिखी गई थी अराउंड 6th सेंचुरी में। तुम देखो अभी हम 21st सेंचुरी में हैं और ये 6th सेंचुरी में लिखा गया था, है ना। तो 6th सेंचुरी में लिखा गया तो क्या बोला गया, ऐसा बोला गया कि सूर्यस्य विविध वर्णा पवनेन वेगडिता करा साम्रे व्यति धनु संस्थानाम ते दृश्यन्ते तदिंद्र धनु, है ना। ये श्लोक उसके अंदर आता है। और इस श्लोक का मतलब क्या होता है? ये श्लोक कहता है कि the rays of the light from sun they are being dispersed in the cloudy sky and hence forming a bow which is called rainbow, है ना। कि सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं वो आकाश में एक इंद्रधनुष सा बनाती हुई प्रतीत होती हैं। डिस्पर्शन होता है उनका, और एक इंद्रधनुष सा बनाती हुई प्रतीत होती हैं, है ना। एक धनुष सा बनाती हुई प्रतीत होती हैं जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं, है ना। द रेज ऑफ द लाइट फ्रॉम सन दे आर बीइंग डिस्पर्स्ड इन द क्लाउडी स्काई एंड हेंस फॉर्मिंग अ बो व्हिच इज कॉल्ड रेनबो। तो आप सोचकर देखिए कि हम लोग कितने एडवांस लोग रहे होंगे, है ना। इंडिया के लोग कितने एडवांस लोग रहे होंगे, कितने भाई साहब 6th सेंचुरी में हमने डिस्पर्शन के बारे में बताया। और सिर्फ बताया ही नहीं, उसे ग्रंथ में भाई साहब लिखकर भी रख लिया, एक वर्ष के रूप में, है ना, एक श्लोका के रूप में हमने उसे लिखकर भी रखा ताकि आगे आने वाली जनरेशन को हम लोग पास ऑन कर पाए, है ना। कितनी बढ़िया बात है ना। आ जाओ सुनो, तो जैसा कि श्लोक कहता है, क्या कहता है कि सन की जो लाइट है मल्टी कलर लाइट है। अब मल्टी कलर लाइट का क्या मतलब है? मल्टी कलर लाइट से मेरा मतलब होता है एक ऐसी लाइट जिसमें बहुत सारे वेवलेंथ मौजूद होते हैं। बेटा मुझे पता है कि कलर इज नथिंग बट अ वेवलेंथ, अरे कलर इज नथिंग बट अ वेवलेंथ। तो ऐसी लाइट जिसमें मल्टी कलर मौजूद होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं व्हाइट लाइट। क्या कहते हैं हम उसे? व्हाइट लाइट। तो बेटा जब व्हाइट लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो रही होती है ना, तो वो बहुत सारे कलर्स में टूट जाती है, वो अलग अलग वेवलेंथ में से स्प्लिट आउट हो जाती है। इस फिनोमेना को कहते हैं डिस्पर्शन। क्या कहते हैं? डिस्पर्शन। क्यों होता है ना, इसका बहुत ही बढ़िया रीजन मैं तुम्हें बहुत बोलूंगा, बहुत ही बड़े ढंग से मैं तुम्हें समझाऊंगा, बिल्कुल परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूं, उसके बाद तुम्हें समझाता हूं कि होता क्यों है, ठीक है। आ जाओ सुनो, क्या बोला गया? बोला गया कि द व्हाइट लाइट, क्या बोला गया कि द व्हाइट लाइट व्हेन passes from one medium to another medium splits into different colors, okay. This phenomena is known as dispersion of light, okay. This phenomena is known as dispersion of light, ठीक है।
एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो वो डिफरेंट कलर्स में टूट जाती है। इस फिनोमिना को क्या बोला गया? इसे बोला गया डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, अब क्यों होता है जरा मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। ठीक है, बहुत ही बड़े ढंग से तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, तुम बोलोगे सर मजा आ गया बिल्कुल एकदम, है ना। सुनो जरा देखो, तो बेटा एक फॉर्मूला होता है जिसे कहा जाता है कॉचीज फॉर्मूला। ओके, क्या कहा जाता है? कॉचीज फॉर्मूला। ठीक है, परेशान ना हो, ये बिल्कुल भी हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। ओके, बिल्कुल भी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। सुनो जरा मेरी बात, ध्यान सुनना बेटा। व्हाइट लाइट की जब मैं बात करता हूं ना, देखो मैंने क्या बोला कि जो व्हाइट लाइट है ना, तो जब व्हाइट लाइट की बात की जाती है तो बेसिकली इसकी बात की जाती है, किसकी? विबग्योर की बात की जाती है ना, VIBGYOR। ठीक है, तो जब हम व्हाइट लाइट की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम बात किसकी कर रहे हैं? विबग्योर की बात कर रहे हैं। ठीक है, सुनो जरा मेरी बात, ध्यान सुनो। तो हमें पता है कि जैसे मैं वॉयलेट से जब रेड कलर की तरफ इस तरफ आता हूं तो क्या होता है? वेवलेंथ जो है वो बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी जो है वो घटती है। तो इतनी बात मुझे पता होना चाहिए, है ना। अब ध्यान सुनो, कॉचीज फॉर्मूला क्या होता है? कॉचीज फॉर्मूला ये कहता है कि n इज इक्वल टू a प्लस b बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग समथिंग, और ये सीरीज कंटिन्यू होती चली जाती है। वहां पर ये n क्या है सर? ये n क्या है बेटा? ये n जो है ना, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। और सर ये लैम्डा, सर ये लैम्डा क्या है सर? तो ये बेटा जो लैम्डा है ना, लैम्डा, दिस लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू द मीडियम। ठीक है, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू द मीडियम। ओके, वेवलेंथ ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू द मीडियम। बच्चा बोला ठीक है सर, इतनी बात तो समझ आई सर, पासिंग थ्रू द मीडियम। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, तो इतनी बात अपने को समझ आती है। तो सर इससे क्या कहना चाहते हो? देख मेरी बात ध्यान सुनना जरा, बहुत बड़ी बात है दोनों, सुना जरा, देखो ध्यान से देखो। तो मुझे पता है कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम है वो कम हो जाएगा। मतलब सेम मीडियम भाई साहब, एक ऐसी लाइट जिसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है उसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करेगा, और एक ऐसी लाइट जब उस मीडियम में से गुजरे जिसकी वेवलेंथ बहुत कम है तो उसे सेम मीडियम बहुत ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करेगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? बस यही बोला कॉचीज फार्मूला ने। ठीक है, बस यही बोला कॉचीज फार्मूला ने, जो कि अपने जेई के कोर्स का हिस्सा बिल्कुल एकदम भी नहीं। ठीक है, अपने जेई के कोर्स का हिस्सा नहीं है। ठीक है, पर इसे थोड़ी फील आ जाती है पढ़ने की। क्या बोला कि n इज इक्वल टू a प्लस सम b बाय लैम्डा स्क्वायर एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, आगे तक सीरीज कंटिन्यू होती चली जाएगी लैम्डा की, है ना। लैम्डा की हायर पावर्स में सीरीज कंटिन्यू होती चली जाएगी। पर एक बात मुझे समझ आनी चाहिए कि यार जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू बढ़ेगी ना, वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू घटती चली जाएगी, है ना। और जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे क्या बोला मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू घटती चली जाएगी, और जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू घटती चली जाएगी वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। क्या तुझे मेरी बात समझ आई? तो यहां से हमें एक बात तो समझ आती है कि रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। क्या मेरी बात समझ आई है? रेड कलर की वेवलेंथ भाई साहब सबसे ज्यादा होती है। ये जो रेड कलर है ना, रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है भाई साहब। अच्छा सर ये बात होती है? हाँ भाई, रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है, और जो वॉयलेट कलर होता है इसकी जो वेवलेंथ होती है ना वो मिनिमम होती है। कैसी होती है? मिनिमम होती है। तो अगर वेवलेंथ मिनिमम होगी तो मतलब कि इसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो मैक्सिमम रहेगी। इतनी बात मुझे समझ आनी चाहिए। अब ध्यान से देख बेटा, ध्यान से देख, बहुत बड़े ढंग से देखना, तुझे बहुत मजा आएगा। सुन जरा ध्यान से, मैं क्या बोला? मैं बोला कि बेटा मान ले ये एक इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब जहां पर दो सरफेसेस अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, मैं बोल लेता हूं, मान ले चलो यहां पर एयर ही था, ठीक है, और यहां पर कुछ भी मीडियम भरा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? n है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा चलो यहां पर ऐसे का अपन नॉर्मल बना देते हैं। ठीक है, और एक लाइट रे आकर ऐसे इसके ऊपर स्ट्राइक करती है। ठीक है, मैंने बोला चलो व्हाइट लाइट है। ठीक है, ये क्या है? व्हाइट लाइट है। मेरी बात समझ आ रही है? कैसी लाइट है ये? व्हाइट लाइट है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान से देख, मतलब बढ़िया लगा, सही लगा। सुनो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाएगी तो अपने पाथ से भटकेगी, तो मैं इस जगह पर स्नेल्स लॉ तो लगा सकता हूं, है ना। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है कि n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, है ना। n1 वो मीडियम है जहां से रे जा रही है, और n2 वो मीडियम है जहां रे जा रही है। रे कहां से जा रही है भाई साहब? हवा में से जा रही है। और कहां जा रही है? इस n वाले मीडियम के अंदर जा रही है। क्या मेरी बात समझ आ गई? कोई घबराहट नहीं ना मन के अंदर? अब ध्यान सुन, देख, तो n1 जहां से जा रही है, 1 से जा रही है, तो 1 इंटू साइन आई
इज इक्वल टू n इंटू साइन आर, है ना। ध्यान से देखो, तो साइन आर की वैल्यू मुझे क्या मिली, ये मिला मुझे 1/n टाइम्स साइन आई। हाँ सर, ये बात तो समझ आई सर, है ना, कि साइन आर इज इक्वल टू 1/n टाइम्स साइन आई। अब मेरी बात सुनना, मैं तेरे से रेड कलर के लिए बात करता हूं, सुनो ध्यान से देखो। तो रेड कलर के लिए जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम है ना। वेवलेंथ अगर मैक्सिमम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मिनिमम है ना। रेड कलर के लिए इस n की वैल्यू मिनिमम है। ध्यान से देखना, अगर ये n छोटा होगा, अगर ये n छोटा होगा तो इसका मतलब कि ये जो पूरी की पूरी क्वांटिटी है इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। रेड कलर के लिए बात कर रहा हूं, बार बार याद रखना। रेड कलर के लिए मैंने क्या बोला, अगर ये n छोटा होगा तो ये पूरी क्वांटिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी, और पूरी क्वांटिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी मतलब कि साइन आर की वैल्यू बढ़ जाएगी, और साइन आर की वैल्यू बढ़ जाएगी मतलब आर की वैल्यू बढ़ जाएगी। भाई साहब बोल, तुझे मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई, है ना। साइन आर की वैल्यू बढ़ने का क्या मतलब है कि आर की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। और अगर ये वैल्यू मैक्सिमम है इसका मतलब कि आर की वैल्यू भी कितनी है, मैक्सिमम। मतलब कि सबसे बड़ा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ध्यान से सुनना, सबसे बड़ा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके लिए बनेगा, रेड कलर के लिए बनेगा। तो सबसे छोटा किसके लिए बनेगा, वॉयलेट कलर के लिए बनेगा। ध्यान से देख, तो वॉयलेट कलर की जो लैम्डा होती है वो सबसे कम होती है। लैम्डा अगर कम हुआ तो n बड़ा हो जाएगा, n अगर बड़ा हो गया तो ये क्वांटिटी छोटी हो जाएगी, ये क्वांटिटी छोटी हो गई तो साइन आर की वैल्यू छोटी हो जाएगी, साइन आर की वैल्यू छोटी हो गई तो आर की वैल्यू छोटी हो जाएगी, छोटा सा एंगल बनेगा। बोल, बात समझ आई कि नहीं। ध्यान से देख, हुआ क्या, सुन। इस लाइट को जाना था ऐसे सीधा, पर घूमेगी और ऐसे घूमेगी कि रेड कलर भाई साहब सबसे बड़ा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाए। मतलब अगर सबसे बड़ा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाना है तो उसे नॉर्मल से सबसे दूर होना पड़ेगा कि नॉर्मल के पास होना पड़ेगा, नॉर्मल से दूर होना पड़ेगा। इसका मतलब कि रेड कलर बनेगा यहां पर, और सबसे पास कौन सा बनेगा, सबसे पास बनेगा वॉयलेट। सबसे पास कौन सा बनेगा बेटा, सबसे पास बनेगा वॉयलेट। बोल, क्या बात समझ आई। तो ध्यान से देख, तो वॉयलेट कलर के लिए बेटा आप बहुत ध्यान से देखें तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे कम है ना। ध्यान से देखें तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर वॉयलेट कलर भाई साहब सबसे कम है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द रेड कलर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द रेड कलर भाई साहब सबसे ज्यादा है ना। और इन बिटवीन सारे के सारे कलर्स आ जाएंगे। अब मेरे पास उतने कलर्स तो है नहीं, तो मैं दिखा देता हूं फिर भी, है ना। 1 2 ऐसे दिखाते हैं, 3 4 5 और 6 और ये 7, है ना। तो कौन कौन से कलर आए मेरे पास, पूरा विबग्योर वाला पैटर्न मेरे पास यहां पर आएगा ऐसे, है ना। मेरे पास ये पूरा का पूरा विबग्योर वाला पैटर्न होगा। ध्यान से देखना, विबग्योर VIB और ये G और ये Y और ये R, है ना, और ये R। तो एक और बात जो ध्यान देने वाली बात है ना, मैं इसे ऐसे भी याद कर सकता हूं। तो ध्यान से देख, तो रे को जाना था ऐसा, तो ऐसा कौन सा कलर है इन सातों कलर में जो सबसे कम घुमा है, सबसे कम भटका है अपने पाथ से। तो ध्यान से देख, रेड कलर है ना। रेड कलर देखो अपने ओरिजिनल पाथ के बहुत पास है ना। तो रेड कलर में भटकाव सबसे कम है ना। ध्यान से देख, इसको मैं क्या बोला, इसको मैं बोला डेल्टा आर, है ना, एंगल ऑफ डेविएशन इन द रेड कलर। और ये ध्यान से देख, ये क्या है, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन इन द वॉयलेट कलर। ओके, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन इन द वॉयलेट कलर। तो क्या देखा मैंने ये देखा कि वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा घूमता है और रेड कलर सबसे कम घूमता है। क्यों सर, ऐसा क्यों क्यों क्यों? क्योंकि जो वेवलेंथ होती है वो रेड कलर की सबसे ज्यादा होती है, तो उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम हो जाती है, उससे ये पूरी की पूरी क्वांटिटी की वैल्यू बढ़ जाती है, तो साइन आर की वैल्यू बढ़ जाती है, तो आर की वैल्यू बढ़ जाती है, तो डेल्टा की वैल्यू घट जाती है। भाई साहब बोल, बात समझ आई है कि नहीं आई है ना। और ध्यान से देखो, तो हर एक कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अलग अलग वैल्यू है ना। तो भाई साहब हर एक कलर के लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो भी अलग अलग होगा। तो व्हाइट लाइट जब आई तो सारे के सारे कलर साथ आए, बिल्कुल एकदम साथ आए, पर जैसे ही मीडियम के अंदर रे उतरी भाई साहब सातों के सातों कलर अलग हो गए। बहुत तुझे बात समझ आई कि नहीं आई भाई साहब? समझ आया डिस्पर्शन कैसे होता है ना। हर एक कलर के लिए बेटा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल होता है वो अलग अलग हो जाता है, क्योंकि हर एक कलर की जो वेवलेंथ है वो अलग अलग है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अलग अलग होते ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी अलग अलग हो जाता है, और जैसे ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग होता है तो भाई सब सातों के सातों कलर अपने अपने अलग अलग जगह वो पर क्या बोलना चाहिए मुझे, सातों के सातों कलर अलग अलग जगह पर टूट जाते हैं, है ना, अलग अलग एंगल्स पर टूट जाते हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। बोल, बात समझ आई है कि नहीं आई है? सोच ले, पक्की बात एकदम, है ना। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था, है ना। अब इसी का इस्तेमाल करके अब मैं थोड़ा थोड़ा और आगे आपको लेकर जाऊंगा, है ना। चलो एकदम इसका मस्त स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं।
आ जाओ बेटा सुनो। तो देखो क्या सीखे हम लोग, अभी तक हम लोग ये सीखे कि मान लो कि अगर ये इंटरफेस है ना, और अगर एक मीडियम से और दूसरे मीडियम में जब रे जाती है ना, तो इस तरह से स्प्लिट करती है। देखो कैसे स्प्लिट करती है। मैंने बोला कि मान लो भैया ये ऐसे कोई व्हाइट लाइट आई और आकर ऐसे इंटरफेस पर गिरी, कुछ भी एंगल आई बनाकर, है ना, कुछ भी एंगल आई बनाकर, तो रे को जाना तो था ऐसा, है ना, रे को जाना तो था ऐसा, पर भाई साहब 7 रंगों में टूट गई, है ना। और सबसे कम कौन भटकता है, सबसे कम भटकता है भाई साहब रेड कलर, है ना। सबसे कम कौन भटकता है, सबसे कम भटकता है रेड कलर। और जो सबसे ज्यादा भटकता है वो होता है वॉयलेट कलर। वो कौन सा होता है, वॉयलेट कलर, है ना। तो ये वॉयलेट कलर और ये रेड कलर। तो बेटा आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना, बहुत ध्यान से देखिए, तो ये जो रेड कलर और ये जो वॉयलेट कलर है ना, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ना, इसे मैंने बोला कुछ भी थीटा। क्या बोला मैंने, इसे कुछ भी थीटा बोला। और बेटे जो थीटा होता है ना, ये थीटा होता है एंगुलर डिस्पर्शन। क्या होता है ये, एंगुलर डिस्पर्शन होता है, ठीक है। तो जब बेसिकली मैं डिस्पर्शन की आपसे बात कर रहा होता हूं ना, तो मैं बेसिकली आपसे एंगुलर डिस्पर्शन की ही बात कर रहा होता हूं। किसकी बात कर रहा होता हूं, एंगुलर डिस्पर्शन की ही बात कर रहा होता हूं, है ना। तो अगर मान लीजिए कि रे 7 रंगों में तो टूटी, पर इस रेड कलर और वॉयलेट कलर में कोई एंगल नहीं है। सर ऐसा कैसे होगा, सर ऐसा होगा, देख तुझे दिखाऊंगा मैं कि रे 7 कलर में तो टूटेगी, पर इस रेड कलर और इस वॉयलेट कलर में कोई एंगल बन नहीं रहा होगा। तो उस समय क्या बोला जाएगा कि एंगुलर डिस्पर्शन इज जीरो। क्या बोला जाएगा, एंगुलर डिस्पर्शन इज जीरो। एक जेई का क्वेश्चन में तुम्हें कराऊंगा, देखना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, जबरदस्त मजा आएगा तुम्हें एकदम, है ना। सुनो जरा ध्यान से देखो, तो क्या हुआ, ध्यान से देखना, पूरा फोकस करना है यहाँ पे। तो ध्यान से देख, तो रे को जाना था ऐसा, ये व्हाइट लाइट देख, है ना, रे को जाना था ऐसा, पर ये 7 रंगों में टूट गई, है ना, 7 रंगों में टूट गई। तो ध्यान से देख, ये जो भटकाव है ना, ये भटकाव, दिस इज द भटकाव इन रेड कलर, ओके, दिस इज द भटकाव इन रेड कलर। और ध्यान से देख, तो दिस इज द भटकाव इन द वॉयलेट कलर, है ना, दिस इज द भटकाव इन द वॉयलेट कलर, डेविएशन इन द वॉयलेट कलर। तो भाई साहब तू ध्यान से देख, ये पूरा एंगल कितना है, ये है डेल्टा वी, है ना, इतना इतना है डेल्टा आर और इतना है थीटा। तो ध्यान से देखिए, तो थीटा क्या बना भाई साहब, थीटा क्या बना, ध्यान से देखो, थीटा बना डेल्टा वी और माइनस डेल्टा आर। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, है ना। और यही क्या है, एंगुलर डिस्पर्शन है। ये क्या है, एंगुलर डिस्पर्शन है। तो अगर एंगुलर डिस्पर्शन होना है तो रेड कलर और वॉयलेट कलर में एक एंगल बनना पड़ेगा, और अगर एंगल नहीं बन रहा है तो एंगुलर डिस्पर्शन क्या बोला जाएगा, जीरो बोला जाएगा भाई साहब। क्या बोला जाएगा, जीरो। अब ध्यान से देखो, मैं तुम्हें जेई का एक क्वेश्चन कराता हूं, जरा देखना, जरा ध्यान से देखना। सुनो क्या बोला था उन्होंने बोला फाइंड आउट द एंगुलर डिस्पर्शन। क्या बोला, फाइंड आउट द एंगुलर डिस्पर्शन, फाइंड आउट the angular dispersion for the given setup, angular dispersion for the given setup। अच्छा, तो गिवन सेटअप के लिए क्या बताएं, क्या बताएं, बोला कि एंगुलर डिस्पर्शन बताएं। और सेटअप क्या है, सेटअप क्या है, सुने, बोला गया कि ये ग्लास स्लैब है। क्या बोला गया, ये क्या है, एक ग्लास स्लैब है ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी म्यू बोल दिया, बोला मान लीजिए एयर में रखी गई है, ठीक है। और क्या बोला गया, और क्या बोला गया, बोला गया कि एक व्हाइट लाइट आकर इसके ऊपर ऐसे स्ट्राइक करती है, ठीक है। ये व्हाइट लाइट आई और आकर ऐसे स्ट्राइक करी इसके ऊपर कुछ एंगल आई पर, है ना। तो हमें पता है कि इसे जाना तो चाहिए सीधा, इसे जाना तो चाहिए सीधा, पर ये सीधा जाएगी नहीं, पर ये सीधा जाएगी नहीं। क्यों 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 भाई साहब, जैसे ही व्हाइट लाइट एक मीडियम के अंदर एंटर करेगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, तो हर एक जो वेवलेंथ है उसके लिए जो म्यू की वैल्यू है वो अलग अलग हो जाएगी। और ये म्यू की वैल्यू अलग अलग होने की वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग हो जाएगा भाई साहब। तो सातों रंग आपस में ऐसे टूट जाएंगे, है ना। और सबसे कम कौन भटकेगा, सबसे कम भटकेगा भाई साहब रेड कलर। सबसे कम कौन भटकेगा, सबसे कम भटकेगा रेड कलर। और सबसे ज्यादा कौन भटकेगा, सबसे ज्यादा भटकेगा वॉयलेट कलर। क्या तुझे मेरी बात समझ आई, सबसे ज्यादा कौन भटकेगा, वॉयलेट कलर भटकेगा, और बाकी सब तो इनके बीच में ही रहेंगे, है ना। तो उसे बना देता हूं मैं, सुनो ऐसे बनाते हैं, एक और ये हो गया मान लो कुछ भी 2, है ना, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और 7वां तो है ना। तो ध्यान से देख बेटा, तो ध्यान से देखना, पूरा फोकस करना। अब वो स्लैब वाला मैं याद कर रहा हूं, पूरा का पूरा स्लैब वाला कंसेप्ट बता रहा हूं। अगर स्लैब वाली वीडियो नहीं देख कर आ रखे हो ना, तो मैं ऊपर लिंक दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में तो पढ़ाइए, देख कर आना, वैसे तुम्हें बहुत मजा आएगा। कि बेटा स्लैब में जब रे एंटर करती है ना, तो रे डेविएट नहीं होती, रे डेविएट नहीं होती, वो अपने पास से शिफ्ट होती है, वो अपने पास से शिफ्ट होती है। देखो इस तरह का डायग्राम बनता है, मैं तुम्हें बताता हूं, सुनो जरा ध्यान से। देखो इस तरह से होती है, कैसे होती है, इस तरह से कि मान लीजिए इसके अंदर कोई लाइट रे ऐसे एंटर कर गई, है ना,
इसके अंदर कोई लाइट रे ऐसे एंटर कर गई तो जैसे ही डेंसर मीडियम में जाएगी नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, है ना, और फिर से रेयर मीडियम में जाएगी तो ऐसे निकल जाएगी। तो ध्यान से देख, ये जो इमर्जेंट रे है ना और ये जो इंसिडेंट रे है, ये कौन सी रे थी? इंसिडेंट रे, ये थी इमर्जेंट रे। बेटा जो इंसिडेंट रे और जो इमर्जेंट रे होती है ना आपस में पैरेलल होती हैं। कैसी होती हैं? आपस में पैरेलल। तो ये जो सातों की सातों रे जो निकलने वाली हैं इनको इंसिडेंट रे के पैरेलल होना पड़ेगा, है ना। तो ध्यान से देख, ये रे ऐसे है ना तो ये रे भी निकलेगी ऐसे, और ये रे भी निकलेगी ऐसे, ये रे भी निकलेगी ऐसे, और ये भी ऐसे, और ये भी ऐसे, और ये भी ऐसे भाई साहब, और ये भी ऐसे, है ना। तो चाहे 7 रंग में टूटी है रे, मैं मना नहीं कर रहा, विबग्योर बना है यहाँ पर, VIBGYOR विबग्योर है, पर भाई साहब ये सातों के सातों जो रंग है ना ये आपस में भाई साहब पैरेलल हैं। कैसे हैं? आपस में पैरेलल हैं। तो पैरेलल हैं तो थीटा कितना है? थीटा तो 0 ही है ना। अरे थीटा कितना है? थीटा तो 0 डिग्री है, क्योंकि मुझे पता है कि एंगुलर डिस्पर्शन तो तब आता है जब वॉयलेट कलर में और रेड कलर में एक एंगल बन रहा हो, है ना, और यहां पर इनके बीच में कोई भी कलर में एंगल नहीं है। हाँ ना, तो बोल यार, बोल, बात समझ आएगी नहीं आई? रेड कलर में और वॉयलेट कलर में कोई भी एंगल नहीं है, ये पैरेलल हैं आपस में। तो जब पैरेलल हैं तो एंगुलर डिस्पर्शन कितना हो गया? 0 हो गया भाई साहब। जेईई के उस क्वेश्चन का आंसर कितना था? 0 डिग्री का आंसर था। बोल, तुझे बात समझ आएगी नहीं आई? तो अपने को क्या पता होना चाहिए? अपने को यह पता होना चाहिए कि जब स्लैब के अंदर जब रे एंटर करती है ना तो ध्यान से देख बेटा, तो अपने ओरिजिनल पाथ से शिफ्ट हुई है ना, शिफ्ट हुई, ये शिफ्ट हुआ है ना, ये शिफ्ट आया। रे को जाना था ऐसा पर रे गई ऐसा, पर तू सोच के देख, डेविएट नहीं करी, जा अभी भी उसी डायरेक्शन में रही। अरे यार, डेविएशन होने का मतलब होता है डायरेक्शन में भटकाव, डायरेक्शन में चेंज हो जाना, पर रे जो है वो भटकी नहीं, है ना, अपने पाथ से भटकी, पाथ से तो भटकी है, शिफ्ट तो हुआ है पर अपनी डायरेक्शन से भटकी नहीं, तो शिफ्ट हुई है पर डेविएट नहीं हुई है। बोल, बात समझ आई है कि नहीं आई है? सोच ले, पक्की बात है ना एकदम, 110% बिल्कुल। चलो एक बार इसको मस्त सा नोट वोट कर लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा और आगे बढ़ाता हूं। आ जाओ बेटा, देखो सुनो, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, देखो तुम्हें मजा आएगा, है ना। सुन, बिल्कुल लॉजिकल सा आंसर है, कोई कैलकुलेशन नहीं है भाई साहब, 1 मिनट का सवाल, बिल्कुल सही बच्चा एकदम सही आंसर देगा, है ना। देख सुन, मैंने बोला मान ले कि ये एक प्रिज्म है, ओके, ये हो गया मान लो कुछ भी एंगल ऑफ प्रिज्म, अपने कोई लेना देना नहीं है इससे, है ना। सुन, मैं क्या बोला, मैं बोला कि बेटा मान ले एक रे आकर इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे स्ट्राइक करते, बिल्कुल परपेंडिकुलरली, है ना, और ऐसे स्ट्राइक करती है और ऐसे निकल जाती है, ठीक है। अच्छा सोच, बिल्कुल ऐसे आई, इस जगह पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था? 0 डिग्री, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना हो गया? 0 डिग्री, है ना। तो रे बिल्कुल ऐसे सीधी निकल गई, है ना। क्या बोला गया? बोला गया कि जब जाकर इस सरफेस पर स्ट्राइक करी, है ना, जब जाकर इस सरफेस पर ऐसे स्ट्राइक करी तो क्या हुआ? बोला गया कि जो एक जो कलर है उसमें बोला गया वो ये रहा, ठीक है, बोला एक और कलर ये रहा, और बोला कि एक और कलर ये रहा, ठीक है, 3 कलर बनाए गए, है ना। इसको मैं बोल देता हूं नंबर 1, इसको मैं बोल देता हूं नंबर 2, इसको मैं बोल देता हूं नंबर 3। बच्चा बोला ठीक है सर। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि बेटा ये जो रे थी ना, दिस कंपोज्ड ऑफ 3 कलर्स, ठीक है, दिस कंपोज्ड ऑफ 3 कलर्स, और इसमें जो 3 कलर हैं वो कौन कौन से हैं? मैंने बोला कि एक तो है रेड, एक है ग्रीन और एक है वॉयलेट, ठीक है, एक है वॉयलेट। और मैंने बोला कि जब जाकर इस पर स्ट्राइक करी तो तीनों कलर अलग अलग हो गए। तो तुम्हें यही बताना है कि आइडेंटिफाई द कलर्स, ठीक है, आइडेंटिफाई द कलर्स, आइडेंटिफाई द कलर्स, ओके। चल भाई, मैं तो कहता हूं वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर और नीचे सोच के ना, मैं कहता हूं एक बार जरा कमेंट करो एक बार आंसर, ठीक है, बिल्कुल लॉजिकल आंसर है, तू कर सकता है यार, है ना। नीचे एक बार कमेंट कर दो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। भाई साहब मम्मी का समय तुम्हारे पर करना जरूर करो। हो इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, करा तुमने? अरे मैं तो ऐसे गाने मैंने गा रहा हूं, तुम करो, सवाल करो, सोचो, थोड़ा सोचो, देखो क्या पूछ रहा है मास्टर, करो। ओ बेचैन दिल को कैसे आराम दूं, इस प्यार, सोचा तुमने? सोचो सोचो सोचो, कमेंट कर दिया? नीचे कमेंट करना यार बिल्कुल, अगर कमेंट नहीं करोगे तो देखो कोई मजा नहीं आएगा उसमें फिर, है ना। चलो करा। देख सुन, ध्यान से देख, तो अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये बताया कि बेटा जो रेड कलर होता है ना वो सबसे कम भटकता है, अपने पाथ से सबसे कम भटकता है, और जो वॉयलेट कलर होता है वो अपने पाथ से सबसे ज्यादा भटकता है ना। तो सोच के देख, ध्यान से देख, तो इस रे को असलियत में ऐसा जाना था, है ना, ऐसा जाना था। अब तेरे पास तेरे सवाल का जवाब है ही, है ना। तू बता सबसे कम कौन भटका? सबसे कम भटकी पहली वाली रे, सबसे ज्यादा भटकी, उससे दूर ज्यादा भटकी दूसरी वाली रे, और सबसे ज्यादा भटकी
तीसरी वाली रे। तो पक्का पक्का ये तीसरा कलर कौन सा है भाई साहब? ये तीसरा कलर जो है ना वो वॉयलेट है 110%। तो क्या बोला मैं कि जो बेटा पहला जो कलर है वो क्या है? रेड कलर है। जो दूसरा कलर है वो ग्रीन कलर है और जो तीसरा कलर है वो वॉयलेट कलर है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। बोल तुझे बात समझ आई है कि नहीं आई है? सोच ले। चल आजा, एक और बात फिर से सेम चर्चा करता हूं, है ना। और एक बात एक्स्ट्रा बात तुमको और बताता हूं, ठीक है? सुनना जरा मेरी बात, ध्यान सुनना। तो मैं क्या बोलता हूं? मैं बोलता हूं कि मान लीजिए अगर ये सरफेस है, अगर ये सरफेस है, मैं बोल लेता हूं मान लो कुछ भी एयर वेयर है ऊपर और यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी n है ना। तो जब व्हाइट लाइट आकर जब इस इंटरफेस से स्ट्राइक करती है ना, जब व्हाइट लाइट आकर जब इस इंटरफेस से ऐसे स्ट्राइक करती है, ऐसे स्ट्राइक करा कुछ भी एंगल आई बनाकर, है ना, तो मुझे पता है कि रे को असलियत में ऐसे जाना था, पर रे ऐसे जाती नहीं है, घूम जाती है अपने पाथ से। तो कितना कितना घूमती है, सुन जरा ध्यान से देख। तो जो रेड कलर होता है वो अपने पाथ से सबसे कम भटकता है ना। और जो वॉयलेट कलर होता है वो अपने पाथ से सबसे ज्यादा भटकता है ना। और बीच में सारे कलर्स होते हैं। बेटा यहां पर एक और एडिशनल कलर मैं दिखा रहा हूं, इसे मैं बोल रहा हूं देख, येलो कलर होता है कि नहीं होता? येलो कलर, अरे होता है ना, पक्की बात एकदम, है ना। ऐसे तो आता है विबग्योर आता है ना, ऐसे आता है विबग्योर, VIBG और ये वाई, है ना। अच्छे से लिख देता हूं, थोड़ा दूर दूर लिखता हूं, सही आना चाहिए ना फील। VI और फिर ये B और फिर ये G फिर Y और फिर बीच में O भी आता है यहां पर, और यहां पर आता है R, है ना। ध्यान से देख, एक बार ध्यान से देख। तो दिस इज द डेविएशन इन द रेड कलर, है ना। दिस इज द डेविएशन इन द येलो कलर, ओके। और दिस इज द डेविएशन इन द वॉयलेट कलर, है ना। तो वॉयलेट कलर में जो डेविएशन है वो सबसे ज्यादा है ना। रेड कलर में जो डेविएशन है वो सबसे कम है। और जो येलो होता है ना बेटा, येलो के कॉरस्पॉन्डिंग वी डिफाइन द मीन डेविएशन, वी डिफाइन द मीन डेविएशन। अब सोचना मत सर ये तो सर बीच में तो नहीं, सर मीन कैसे बोल रहे हो भैया? लीनियर रिलेशन थोड़ी होता है यार। अरे लीनियर रिलेशन नहीं होता, है ना। पर अपने को पता है एक्सपेरिमेंटली ये बात देखी गई क्या, कि येलो कलर कॉरस्पॉन्ड्स टू व्हाट? कॉरस्पॉन्ड्स टू द मीन डेविएशन, कॉरस्पॉन्ड टू द मीन डेविएशन। कभी कभी अगर सवाल में बोल भी दिया जाए कि भाई साहब व्हाइट कलर, व्हाइट रे इज एंटरिंग इनटू द प्रिज्म, और बोला गया कि डेविएशन बताओ, तो वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग तुमसे डेविएशन निकालवाना चाहता है? वो तुमसे येलो कलर के कॉरस्पॉन्डिंग डेविएशन निकालवाना चाहता है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। बोल तुझे मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, है ना बेटा? येलो कलर कॉरस्पॉन्ड्स टू व्हाट? बोलो बोलो बोलो, मीन डेविएशन। तो इसमें कोई परेशानी होने वाली बात नहीं, ठीक है। इसीलिए मैंने एक और डिफाइन किया क्योंकि आगे मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूं, है ना। और मैंने जो एंगुलर डिस्पर्शन है वो तो डिफाइन कर ही दिया है कि भाई जो रेड कलर होता है और जो वॉयलेट कलर होता है, इनके बीच में जो एंगल बनता है इसे ही क्या कहा जाता है? एंगुलर डिस्पर्शन कहा जाता है। तो जब मैं डिस्पर्शन की बात कर रहा होता हूं तो मैं एक्चुअली इस एंगुलर डिस्पर्शन की बात कर रहा होता हूं। थीटा जितना बड़ा होगा एंगुलर डिस्पर्शन उतना ही ज्यादा होगा और उतना ही बढ़िया ढंग से मुझे कलर सारे नजर आएंगे। तो ये बात समझ आई है ना बेटा? अब मैं तेरे साथ बात करता हूं थोड़ी सी डिस्पर्सिव पावर की। किसकी बात करता हूं? डिस्पर्सिव पावर की बात करता हूं। डिस्पर्सिव पावर बेसिकली किसी मीडियम की वो प्रॉपर्टी होती है जो हमें ये बताती है कि कोई मीडियम डिस्पर्शन को लेकर कितना ताकतवर है भाई साहब, कितना सेंसिटिव है, कि वो कितना ज्यादा दूर दूर से रेस को बिखरा सकता है। तो इसकी बात मैं तुम्हारे साथ करता हूं, ठीक है। पर पहले क्या करो, एकदम मस्त से इसे नोट करो, अच्छा सवाल लिखो, है ना। और ये लिख लेना, क्या लिखोगे तुम लोग ये लिखोगे कि भाई साहब दिस येलो कलर, है ना। क्या लिखना है कि येलो कलर, येलो येलो डर्टी फेलो, ओके। येलो कलर corresponds to, yellow color corresponds to the mean deviation, corresponds to the mean deviation। अपने को ये बात पता होनी चाहिए, है ना। बोलो सन्नाटो, येलो कलर corresponds to the mean deviation, है ना। ये बात लिखना जरूर क्योंकि आगे इस्तेमाल करूंगा अभी। बात समझ आई है ना? पक्की बात एकदम। चल इसका मस्त स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आ जाओ बेटा, देखो सुनो। तो थोड़ी सी अपन लोग बात करते हैं किस बारे में? डिस्पर्सिव पावर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पावर समझ के ये मत समझना कि ये कोई वाट वगैरह इसकी यूनिट होती है। अरे इसकी यूनिट वाट नहीं होती भाई साहब, है ना। सुनो आ जाओ, तो डिस्पर्सिव पावर की बात करेंगे, बहुत मजा आएगा तुम्हें। अच्छी चीज है, देखो सुनो, आसान है बिल्कुल एकदम। पता नहीं क्यों बच्चे घबराते हैं, है ना। बिल्कुल ही फालतू टाइम पास चीज होती है ना। सुनो बेटा, जानते हो डिस्पर्सिव पावर जो होती है ना, वो कंप्लीटली एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। कि कोई मीडियम डिस्पर्शन को लेकर कितना संजीदा है, कितना सेंसिटिव है, कितना ताकतवर है, इस बात को कौन बताता है? इस बात को भाई साहब डिस्पर्सिव पावर बताती है। कौन बताती है? डिस्पर्सिव पावर बताती है। अच्छा सर, डिस्पर्सिव पावर बताती है, तो कैसे निकालू सर डिस्पर्सिव पावर? बेटा जिस भी मीडियम की तुझे डिस्पर्सिव पावर निकालनी हो ना, तो क्या कर, उसका एक थिन प्रिज्म बना दे। क्या बना दे? उसका एक थिन प्रिज्म बना दे। मैं बोलूं कि भैया लो तुम इसके डिस्पर्सिव पावर बताओ, तुम क्या करो, साल उसका एक डिस्पर्सिव, तुम उसका एक थिन प्रिज्म बना दो।
बिल्कुल पतला सा प्रिज्म बना दो, और वो पतला सा प्रिज्म बना के उसकी चर्चा तुम करो तो तुम कहां पहुंच जाओगे? फाइनली तुम पहुंच जाओगे भाई साहब डिस्पर्सिव पावर तक। सर ऐसे कैसे सर? देख मैं पहुंचाता हूं, पर उससे पहले मैं तुम्हें याद दिला दूं भाई साहब कि जो थिन प्रिज्म होता था ना, याद कर, ऐसे एक थिन प्रिज्म होता था, वो कितना थिन है भाई साहब, है ना। ये जो थिन प्रिज्म होता था, मैं बोलूं अगर इसका जो एंगल है, जो प्रिज्म एंगल है, अगर वो ए है मान ले, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एन है, तो याद करो कि डेविएशन कितना आता था, एंगल ऑफ डेविएशन कितना आता था, n-1 इंटू ए, यही आता था ना। एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ थिन प्रिज्म कितना आता था, n-1 इंटू ए। पक्की बात एकदम, सोच ले। अच्छा देख ध्यान से देख, तो क्या मैं बोला कि बेटा डिस्पर्सिव पावर जो होती है ना, वो कंप्लीटली मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। कोई मीडियम बेसिकली डिस्पर्शन को लेकर कितना ताकतवर है ना। और मैथमेटिकली डिस्पर्सिव पावर बेटा ऐसे ओमेगा से लिखते हैं, एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, क्या बोला मैं, कि डिस्पर्सिव पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन to the mean deviation। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी, है ना। देख सुन, होता क्या है, जैसे ऐसा होता है, किस प्रकार से, देख ऐसे होता है कि मैंने बोला मान लीजिए कि ये कोई ऐसे प्रिज्म था, ठीक है, ये कोई ऐसे प्रिज्म था, है ना, ये एंगल था, प्रिज्म एंगल था, कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी म्यू मान लो या एन मान लो, जो भी है ना, हर एक कलर के लिए तो वैसे भी अलग अलग होने वाला है ना, तो मैं यहाँ पर लिखता ही नहीं, उसे काम करता हूं मैं यहाँ पर ऐसे लिखता ही नहीं हूं। ध्यान से देखो, तो ये क्या होने वाली है, ये होने वाली है उसकी नॉर्मल, है ना, ये क्या होने वाली है उसकी नॉर्मल होने वाली है। और जो व्हाइट लाइट होती है ना, वो इस तरह से आकर उसके ऊपर ऐसे स्ट्राइक करती है किसी भी एंगल आई पर, तो टूट जाती है। क्या हो जाती है? टूट जाती है भाई साहब। तो सबसे कम जो भटकता है वो होता है रेड कलर, और जो सबसे ज्यादा भटकता है वो होता है भाई साहब वॉयलेट कलर। कौन सा होता है? वॉयलेट कलर। और उसके बाद फिर यही ट्रेंड आगे ऐसे कंटिन्यू हो जाता है ना, रेड कलर ऐसे निकल जाता है, और बीच में बाकी के रंग होते हैं सारे, है ना, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यहां पर बीच में जगह नहीं थी इसलिए मैंने नहीं दिखाया, तू कहेगा तो मैं दिखा देता हूं, उसे कोई खास लेना देना नहीं है ना। सुन, थोड़ा घुचड़ मुचड़ हो जाएगा पर कोई बात नहीं। 2 3 4 5 6, है ना, ये आ गया 6 और 7 तो है। बोल तुझे मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई है? पक्की बात एकदम, सोच ले। अच्छा ध्यान से देख बेटा, तू ध्यान से देख। तो इस रे को असलियत में ऐसा जाना था, है ना, इस रे को असलियत में ऐसा जाना था, और ये ऐसे गई, है ना, और ये ऐसे गई। तो ये जो पहले ऊपर जो सबसे ऊपर जो रंग है, ये कौन सा रंग है? ये है अपना रेड कलर, है ना। ध्यान से देख, तो जो रेड कलर होता है ना, रेड कलर वो अपने पाथ से सबसे कम भटकता है ना, रेड कलर अपने पाथ से सबसे कम भटकता है। और जो वॉयलेट कलर होता है वो अपने पाथ से भाई साहब सबसे ज्यादा भटकता है ना। ये ऐसा पैटर्न बनता है अपना विबग्योर वाला, VIBGYOR, है ना। तो ध्यान से देखें, तो जो रेड कलर होता है वो सबसे कम भटकता है, और जो वॉयलेट कलर होता है वो सबसे ज्यादा भटकता है। और इसके अलावा एक और चीज, कौन सी चीज भाई साहब, कौन सी चीज? बोल कौन सी? येलो कलर वाली और दिखा देता हूं। क्यों? क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग क्या डिफाइन करते हैं बेटा? मीन डेविएशन डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? मीन डेविएशन। तो ये डेल्टा वाई और मैं लगे हाथ ऐसे दिखा देता हूं। बोल बात समझ आई है कि नहीं आई है? सोच ले। अब मेरी बात सुने, तो अगर मैं एंगुलर डिस्पर्शन बताना चाहूं तो भैया एंगुलर डिस्पर्शन तो मैं जानता हूं कि थीटा कितना होता है, ये होता है भाई साहब डेल्टा वी और माइनस डेल्टा आर, इतना ही होता है ना। डेल्टा वी में से अगर डेल्टा आर घटा दोगे तो क्या थीटा पता चल जाएगा? अरे यही तो है थीटा, रेड कलर में और वॉयलेट कलर में जो एंगल बना है यही तो है थीटा, यही तो है एंगुलर डिस्पर्शन। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बात समझ आ रही है ना भाई साहब? नीचे कमेंट करके बताना मुझे अगर नहीं समझ आ रहा हो तो। मैं हूं ना, किस लिए हूं भाई साहब, मैं समझा दूंगा। ये भी बताना मैं कैसा लग रहा हूं आज, है ना, ज्यादा मोटा तो नहीं लग रहा है ना। अरे मजाक कर रहा हूं मैं, लिखना मत सर, बहुत मोटे लग रहे हो सर, एकदम भालू जैसे लग रहे हो एकदम, है ना। ध्यान से देख, एकदम सुन मेरी बात सुन, बहुत बड़े लगे तुझे, मजा आएगा। देख सुन, तो देख सुन ध्यान से देख बेटा, तो ये डेल्टा बेसिकली किससे हो रहा है? एक थिन प्रिज्म से तो हो रहा है। डेविएशन किससे हो रहा है? एक थिन प्रिज्म से तो हो रहा है। और थिन प्रिज्म से होने वाला डेविएशन तो मैं जानता हूं, अरे वो तो मैं जानता हूं। तो मुझे पता है कि हर एक कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो देख हर एक कलर के लिए मैं लिखता हूं, सुन। तो मैंने डेल्टा वी लिखा है ना, वॉयलेट कलर के लिए लिखा, मैंने टिप के लिखा, क्या हो जाएगा? सुन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट कलर -1 और इंटू ए। उसी प्रकार से
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द रेड कलर विल बी इक्वल टू NR और -1 इंटू ए, है ना। ध्यान से देख, आगे जाकर मुझे मीन डेविएशन भी लिखना है, इसीलिए येलो के लिए भी लिखकर बैठ जाता हूं अभी। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू NY -1 और इंटू ए। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सुन, तो एंगुलर डिस्पर्शन कितना आया बोल। हाँ देखो, इस प्यार सुनो सन्नाटो, देखो डेल्टा वी, सुन देख यहां पर वैल्यू रख, कितना आया ये आया NV -1 इंटू ए और माइनस ये आया NR -1 इंटू ए, है ना। ये तेरा थीटा आ गया, ये क्या आ गया तेरा थीटा आ गया, है ना। तो थीटा कितना है भाई साहब, देख इसमें से ए तो कॉमन आ जाएगा, ये आएगा NV -1 और माइनस का NR और +1 और साथ में आया ए, है ना। ध्यान से देख, तो 1 ने 1 को मार दिया, तो भाई साहब जो थीटा आया, थीटा कितना आया, ये आया NV -NR, है ना। देख ध्यान से देख, ये आ गया अपना एंगुलर डिस्पर्शन, है ना। और मीन डेविएशन तो तू निकाल के ही बैठा है ना। जो येलो कलर के कॉरस्पॉन्डिंग आता है वो क्या होता है, मीन डेविएशन, है ना। ए भूल गया ना, ले ए को भी लगा दे साथ में, है ना, ये ए आ गया। अच्छा बहुत बढ़िया। तो देखो ओमेगा कैसे डिफाइन किया गया था, ओमेगा डिफाइन किया गया था कैसे, ओमेगा वाज डिफाइंड एज एंगुलर डिस्पर्शन बाय मीन डेविएशन, एंगुलर डिस्पर्शन। तो ये रहा NV -NR और इंटू ए और डिवाइड बाय NY -1 इंटू ए। बोल बात समझ आई है कि नहीं आई है ना। ए ने ए को मार दिया, तो भाई साहब एंगुलर डिस्पर्शन, डिस्पर्सिव पावर ये क्या आ गई, ये आ गई NV -NR डिवाइडेड बाय NY -1, है ना। दिस विल बी द डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ मीडियम, है ना। अब तू ध्यान से देख, तो ये फॉर्मूला देखकर तुझे 1% फील आती है कि ये कोई प्रिज्म के लिए बात की गई थी, ये प्रिज्म के लिए बात नहीं की गई। तो ध्यान से देख, कोई प्रिज्म पैरामीटर है ही नहीं। प्रिज्म पैरामीटर से मेरा क्या मतलब है, एंगल ऑफ प्रिज्म टाइप चीजें है ही नहीं कुछ, है ना। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फॉर द वॉयलेट कलर, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फॉर द रेड कलर, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फॉर द येलो कलर। कहां है इसमें प्रिज्म, अरे हाँ ना बोल। इसीलिए मैं बोला था कि बेटा डिस्पर्सिव जो पावर होती है, दैट इज द मीडियम ऑफ, दैट इज द पावर, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम ओनली। उसका डिस्पर्सन से कोई, उसका प्रिज्म से कोई लेना देना नहीं। बोलो हाँ ना तो बोल, क्या बोला मैं ऐसा बोला कि बेटा जो डिस्पर्सिव पावर होती है दैट इज कंप्लीटली द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, उसका प्रिज्म से कोई लेना देना नहीं है ना। कोई है नहीं प्रिज्म का पैरामीटर, देखकर लगता ही नहीं प्रिज्म के लिए बात की गई थी। बोल बात समझ आई है कि नहीं आई है, पक्की बात एकदम। और ध्यान से देख, तो एक यूनिटलेस क्वांटिटी है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अपने आप में एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, ऊपर भी यूनिटलेस नीचे भी यूनिटलेस, तो कुल मिला के यूनिटलेस। बोल बात समझ आई है कि नहीं आई है, सोच ले एकदम, बिल्कुल बेसिक सी बात, एकदम कुछ टेंशन ही ले लेनी, है ना। और जो सवाल भी आएगा तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएगा, उसको लेकर बिल्कुल भी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। अच्छा जानते हो, एक और बात मैं तुम्हें बताता हूं, कभी कभी ये जो येलो कलर के लिए जो क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोलना चाहिए मुझे, येलो कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू दी नहीं होती। तो पर तुम्हें ये बात तो पता है ना कि येलो कलर कॉरस्पॉन्ड्स टू द मीन डेविएशन। तो बेटा इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, वो भी कभी कभी ऐसे ले लिया जाता है, कैसे, NV +NR और डिवाइडेड बाय 2। अगर सवाल में ना दिया रहे, अगर सवाल में सिर्फ वॉयलेट कलर का और येलो कलर का ही सिर्फ अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, वॉयलेट कलर का और रेड कलर का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको दिया गया है और येलो का नहीं दिया गया है, तो यूज दिस फॉर्मूला। बोल बात समझ आ गई, अपन उसका मीन करके उसका कलेश काट देंगे। बात समझ आई कि नहीं आई यार, सोच ले एकदम ढंग से एकदम, है ना। चल एकदम इसका मस्त स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद मैं ना तुम्हें क्या पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। जो जानते हो क्या होता है, जो प्रिज्म होता है उससे जब व्हाइट लाइट गुजरती है ना, तो वो डेविएट भी होती है और डिस्पर्स भी होती है। हाँ होता है यार, है ना, डेविएट भी होती है, देख अपने पाथ से भटकी भी और डिस्पर्स भी हुई। तो कई बार मैं ऐसा चाहता हूं, मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट बन जाती है कि मैं चाहता हूं कि रे घूमे तो सही पर डिस्पर्स ना करे। ये कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट बन जाती है कि रे डिस्पर्स तो करे पर घूमे ना। तो उसके लिए अपन क्या इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए बेटा एक प्रिज्म से तो काम नहीं चलेगा भाई। अगर एक प्रिज्म आपने लगा दिया तो रे घूमेगी भी और डेविएट भी करेगी। मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई यार, रे घूमेगी भी और डेविएट भी करेगी। पर मैं तो चाहता हूं दोनों में से एक ही हो। या मैं मान लो मैं ऐसा चाहता हूं कि रे घूमे तो सही पर डिस्पर्स ना हो, या कभी कभी डिस्पर्स तो ना हो पर घूम जाए।
तो उसके लिए एक प्रिज्म से काम चलने वाला नहीं है, उसके लिए बेटा वी यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो क्या उसका लॉजिक होता है, क्या उसका बेसिक आइडिया होता है, वो मैं तुमको बता देता हूं। बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन उससे आते भी नहीं, पर किताबों में फॉर्मूले रटाए जाते हैं, तो मैं तुझे बताता हूं फॉर्मूले रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने में भाई साहब बुद्धि अपनी काम करनी चाहिए, तो भाई साहब अपने सारे सवाल बन जाएंगे, उसमें परेशान ही नहीं हो बिल्कुल एकदम, है ना। देख सुन, इसका मस्त सा स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद फिर मैं चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूं। आ जाओ बेटा सुनो, तो अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म की बात करते हैं, फिर उसके बाद में इस चर्चा को वाइंड अप कर दूंगा। प्रिज्म हो जाएगा अपना एकदम कंप्लीट भाई साहब, जेईई एडवांस लेवल तक का, है ना। बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैं पिछले वाली वीडियोस में करवा चुका हूं, तो अगर नहीं देखकर आए हो तो ऊपर लिंक तो मैंने दे ही दिया था ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पड़ा हुआ है भाई साहब, देख कर आना उसे, तुम्हें बहुत ही मजा आएगा, है ना। देख सुन, आ जाए तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म की बात कर लेते हैं। अच्छा, इसकी जरूरत क्या पड़ी वो तो हमें समझ आता है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब व्हाइट लाइट मुझे पता है कि प्रिज्म से जब गुजरती है तो वो घूमती भी है और टूटती भी है ना, घूमती भी है और टूटती भी है, डेविएट भी करती है और डिस्पर्स भी करती है। पर कभी कभी मेरे सिस्टम की रिक्वायरमेंट ये होती है कि मैं ये चाहता हूं कि रे घूमे तो सही पर टूटे ना, डेविएट तो करे पर डिस्पर्स ना करे, या डिस्पर्स ना करे पर डेविएट कर जाए। तो सिंगल प्रिज्म से ये होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वैसा वो तो दोनों करेगा, अरे वो तो दोनों करेगा। तो क्या इस्तेमाल किया जाता है वहां पर, अपन कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा डीप में नहीं घुसूंगा मैं, पर तुझे ये बता दूंगा कि भाई साहब देख क्वेश्चन कैसे टैकल करना है ना। देख मेरी बात सुन ध्यान से देख, तो मैंने बोला कि ऐसा ही कॉम्बिनेशन मैं तुम्हें बनाकर दिखा रहा हूं, है ना, ऐसा ही कॉम्बिनेशन, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, पर इससे अपना कंसेप्ट का अपना काम हो जाएगा, है ना, अपना काम चल जाएगा इससे। क्या बोला मैं बोला बेटा मान ले कि एक प्रिज्म अपने पास ये है, ठीक है। मैं बोला मान ले एक प्रिज्म अपने पास ये है और एक प्रिज्म ये है, ठीक है। दो प्रिज्म है, ऐसे ऊपर नीचे अपन ने ऐसे सटा सटा के रख दिए, ठीक है। एक प्रिज्म अपने पास ये है, ठीक है, किसी दूसरे कलर से बनाता हूं ताकि तुमको लगे कि हाँ ये दूसरा प्रिज्म है, बोलोगे सर एक ही था, ये तो पैरेललोग्राम था, काट दिया बीच में से, है ना। लो मैंने बोला एक प्रिज्म अपना ये है, ठीक है। मैंने बोला मान लो ये एंगल ऑफ प्रिज्म को A1 बोल दिया, इस एंगल ऑफ प्रिज्म को A2 बोल दिया, दो प्रिज्म है, बात समझ आई कि नहीं आई। तो दोनों की जो डिस्पर्सिव पावर्स होंगी वो अलग अलग होंगी, है ना। अभी तुम्हें बताया मैंने कि डिस्पर्सिव पावर क्या आई थी निकल के, बोलो क्या था, ये था NV माइनस NR और डिवाइड बाय NY माइनस 1, है ना। तो सोच के देख, तो अगर पहले प्रिज्म के लिए अगर मैं डिस्पर्सिव पावर लिखना चाहूं क्या आएगा, वो आ जाएगा ω1 विल बी इक्वल टू NV1 माइनस, है ना, V नीचे ऐसे, NV1 माइनस NR1 और डिवाइड बाय NY1 और माइनस 1। उसी प्रकार से सेकेंड अगर जो प्रिज्म है उसकी अगर मैं डिस्पर्सिव पावर लिखना चाहूं तो क्या आएगा, NV2 माइनस NR2 और डिवाइड बाय NY2 माइनस 1। दोनों ही प्रिज्म की जो डिस्पर्सिव पावर है वो मैंने लिख दी। अब तू ध्यान से देख, मान ले कि अगर कोई ऐसे व्हाइट रे अगर ऐसे आकर स्ट्राइक करती है, किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस I पर, तो मुझे इस बात का पता है कि भाई साहब ये जो पहला वाला जो प्रिज्म है ना, ये उसको ऐसे क्लॉकवाइज डेविएट कराएगा कि नहीं कराएगा, क्लॉकवाइज ऐसे डेविएट कराएगा, तो ये दूसरा वाला कैसे कराएगा, एंटी क्लॉकवाइज कराएगा। तो अगर मैं नेट डेविएशन लिखना चाहूं, मैं क्या लिखना चाहूं, नेट डेविएशन लिखना चाहूं, डेल्टा नेट, क्या लिखना चाहूं, डेल्टा नेट। रुको दूसरे कलर से लिखता हूं इसको, है ना। अगर मैं डेल्टा नेट लिखना चाहूं तो क्या लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए डेल्टा 1 और माइनस डेल्टा 2। सर ये तो सर व्हाइट लाइट है सर, अब व्हाइट लाइट है तो अभी किसके कॉरस्पॉन्डिंग लिख रहे हो, बताओ किसके कॉरस्पॉन्डिंग लिख रहा हूं, येलो कलर के कॉरस्पॉन्डिंग लिख रहा हूं भाई साहब। बोल बात समझ आई है कि नहीं आई है ना। तुम्हें बता चुका हूं ना, एक थिन प्रिज्म के लिए भाई साहब डेल्टा क्या होता है, वो होता है n-1 इंटू A। और अगर कुछ भी ना बोला जाए तो मुझे किस कलर के कॉरस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करना चाहिए, येलो कलर के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे ये कैलकुलेट करना चाहिए, है ना। देख ध्यान से देख, तो क्या लिखा जाएगा, डेल्टा नेट ऐसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, बोलो ny1 माइनस 1 इंटू A1 और माइनस, और क्या लिखा जाएगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, ny2 माइनस 1 और इंटू A2। ओके, दिस विल बी द नेट एंगल ऑफ डेविएशन। अब डिस्पर्शन की बात सुन, देख सुन, तो ये जो पहला वाला जो प्रिज्म है ये कैसे डिस्पर्स कराएगा, इसे क्लॉकवाइज डिस्पर्स कराएगा, और ये कैसे एंटी क्लॉकवाइज डिस्पर्स कराएगा। बोल बात समझ आई है कि नहीं आई है। तो जो नेट डिस्पर्शन लिखा जाएगा, है ना, जो नेट एंगुलर डिस्पर्शन लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा θ1 माइनस θ2।
क्या लिखा जाएगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2। और थीटा तो तुम्हें मैंने अभी अभी बताया क्या होता था, थीटा ये होता था NV माइनस NR इंटू ए। अभी अभी तो प्रूव कराया यार, हाँ ना तो बोल यार, बताया कि नहीं बताया अभी, है ना। तो ध्यान से देख, तो जो डेल्टा नेट जो थीटा नेट जो होना चाहिए, थीटा नेट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा NV1 माइनस NR1 इंटू A1, है ना, और माइनस NV2 minus NR2 into A2. Okay, this will be the theta net. This will be the theta net. I hope तुम्हें मेरी बात समझ आई होगी, पक्की बात है ना। और ये क्या है बेटा, ये है डेल्टा नेट। अब तू सोच, मैं ऐसा चाहता हूं, पहला केस सुन ध्यान से देख, मैं ऐसा चाहता हूं कि डेविएशन तो हो, मैं ऐसा चाहता हूं कि डेविएशन तो हो पर डिस्पर्शन ना हो, है ना। फॉर कंडीशन ऑफ द नो डिस्पर्शन, फॉर नो डिस्पर्शन, मुझे बता क्या जीरो होना चाहिए। अगर डिस्पर्शन नहीं होना तो क्या जीरो होना चाहिए भाई साहब, थीटा नेट को जीरो होना चाहिए, थीटा नेट को जीरो होना चाहिए। और भाई साहब इसको जीरो पुट कर दो, दोनों इक्वेशंस में अपने वेरिएबल्स पुट करो और आंसर निकाल लो। कोई भी फॉर्मूला रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। किताबों में भाई साहब बड़े गंदे गंदे फॉर्मूले होते हैं, रटवा देते बच्चों को, ये रट ले, पर रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोल बात समझ आई है कि नहीं आई है ना। उसी प्रकार से अगर मैं ऐसा बोलूं तेरे को, है ना, उसी प्रकार से मैं तेरे को ऐसा बोलूं कि फॉर नो डेविएशन, अच्छा अगर डेविएशन ना हो तो क्या जीरो होना चाहिए भाई साहब, डेल्टा नेट को जीरो होना चाहिए, है ना। डेल्टा नेट को अगर आप जीरो करोगे तो यहां से एक इक्वेशन आएगी, है ना, और एक इक्वेशन ये रही, दोनों को सॉल्व करेंगे अपना आंसर आ जाएगा, है ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म को लेके बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई भी फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है, पर तुमको बेसिक कंसेप्ट बस पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म इस्तेमाल क्यों करते हैं, है ना। क्योंकि कभी कभी मैं चाहता हूं कि डिस्पर्शन ना हो, कभी कभी मैं चाहता हूं कि डेविएशन ना हो, पर अपने को याद करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। अगर अपने बेसिक्स क्लियर है, अगर अपने को बेसिक कंसेप्ट पता है, तो कोई भी फॉर्मूला याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोल बात समझ आई है कि नहीं आई है, सोच ले, एकदम पक्की बात है ना। अरे सोच, यहां तक आए हो भाई साहब तो एकदम समझ तो आया होगा सारा का सारा। और अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना तो देखो वहां पे एक रेड बटन दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, इसके ऊपर जोर से थप्पड़ मारो भाई साहब, ऐसे खबा जैसे एकदम ये हिट हो जाना चाहिए। बोल बात समझ आई है कि नहीं आई है ना। और नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि तुम्हें पढ़ाया हुआ समझ आया है कि नहीं आया, है ना। ये भी बताना मैं कैसा लग रहा हूं, मजाक कर रहा हूं मैं, ऐसा मत बताना, बता दोगे तो अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके अंदर, है ना। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।